दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो हजारों लोगों की जिंदगी एक झटके में ही बदल गई। कोई अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में था तो कोई अनजान लोगों की हेल्प कर रहा था। इस अफड़ा तफड़ी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने डर से नहीं बल्कि अपने जमीर से लड़ रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है तो अफगानिस्तान से निकल लो। अब उस समय क्या हुआ था, पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको ये सीरीज पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 2019 से। जगह है अफगानिस्तान। वेरा नाम की एक जर्मन एजेंट जंग के मैदान में बिल्कुल गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उसके आसपास लगातार गोलियां चल रही थी। तभी वहां पर अफगानिस्तान मिलिट्री के कुछ लोग पहुंच जाते हैं। फिर टीम का कमांडर हसन वेरा को तालिबान के लोगों से बचा लेते हैं। अब इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। तभी हम वेरा को जर्मन इंटेलिजेंस के ऑफिस में एक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुमको अभी भी पैनिक अटैक्स आते हैं? वेरा कहती है हाँ, लेकिन अब मैं उन पर काबू पाना सीख रही हूँ। फिर थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद वेरा कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वो टीवी पर चल रही एक न्यूज देखती है जिसमें अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक मेंबर बोल रहा था कि तालिबान ने पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब समय आ गया है कि हम यूएस मिलिट्री के जवानों को वहां से वापस बुला लें, क्योंकि अब यह लड़ाई अफगानिस्तान को खुद ही लड़नी पड़ेगी। हम उनकी कितनी भी हेल्प कर लें, जब तक वो खुद अपने मुल्क को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बात सुनकर वेरा थोड़ी परेशान हो जाती है। अब कहानी 4 महीने और आगे जाती है। तभी हम अफगानिस्तान आर्मी चेक पॉइंट पर फैजल नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। जब वो अपनी टीम के साथ ड्यूटी कर रहा था तब चेक पॉइंट पर एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ कार में आता है। फिर फैजल उससे पूछता है कि आप कहां जा रहे हो? वो आदमी जवाब देता है कि मैंने जर्मन इंटेलिजेंस के लिए बहुत सालों तक काम किया है, अब मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं उनकी एम्बेसी जा रहा हूँ। फिर फैजल बताता है कि अब ज्यादातर सभी एम्बेसियां बंद हो गई हैं, इसलिए आपको वहां पर जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप सीधा एयरपोर्ट जाइए, वहां पर मौजूद डिप्लोमेटिक मिशन के लोग आपकी हेल्प करेंगे। फिर चेक पॉइंट से जाते वक्त वो आदमी फैजल को बताता है कि तालिबान के लोग इसी तरफ आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। फैजल कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो फैजल का साथी उसको कहता है, तुम्हें क्या लगता है तालिबान वाले यहाँ पर आ पाएंगे? फैजल कहता है, भले ही उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन वो लोग काबुल के अंदर आसानी से नहीं घुस सकते। दरअसल तालिबान ने बीते कुछ महीनों में अफगानिस्तान के ज्यादातर शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो लोग वहाँ की राजधानी काबुल पर कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरे देश जैसे इटली, जर्मन और फ्रांस अभी भी अफगानियों की हेल्प कर रहे थे। अगले सीन में हम काबुल एयरपोर्ट देखते हैं, जहां पास में ही इटली की एम्बेसी मौजूद थी। एम्बेसी के अंदर बैठा वीजा ऑफिसर जियो अफगान के एक आदमी से बात कर रहा था। फिर वो आदमी जियो को कहता है कि सर, मैंने इटली के लिए बहुत वक्त तक काम किया है, आप प्लीज मुझे वहां का वीजा दे दीजिए। लेकिन जियो कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? फिर वो आदमी जवाब देता है कि सर, मैंने तालिबान के लोगों की वजह से सारे सबूत मिटा दिए हैं ताकि मुझे और मेरी फैमिली को कोई भी खतरा ना हो। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैंने सच में इटली के लिए काम किया है। फिर जियो कहता है, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अपनी सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ। फिर जियो अपनी सीनियर ऑफिसर फ्रांसिस्का के पास आकर कहता है कि मैम, एक आदमी मेरे ऑफिस में आया है, वो बोल रहा है कि उसने इटली के लिए काम किया है, लेकिन मेरे पास उससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं है। फ्रांसिस्का कहती है कि तुम रोम में हमारी एजेंसी से कांटेक्ट करो और वहां से उस आदमी की डिटेल्स निकलवाओ। अगर वो सच बोल रहा है तो उसको वीजा दे दो, लेकिन अगर तुम्हें उससे जुड़ी कोई भी जानकारी ना मिले तो उसकी हेल्प करने की बजाय तुम अफगानिस्तान की औरतों की हेल्प करो, उनको इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर जियो फ्रांसिस्का से बात करने के बाद चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम अमीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। अमीना नई सर्जन बनी है। तभी उसकी सीनियर उसके पास आकर कहती है कि तुमने अभी तक नूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों नहीं किया? उसका ट्रांसप्लांट तो ठीक ढंग से पूरा हो गया। अब नूर ने बेफिजूल में एक कमरा घेरा हुआ है, बाहर और भी लोग हैं जिनको इलाज की जरूरत है। फिर अमीना
अमीना जवाब देती है कि मैम, नूर को अभी थोड़े चक्कर आते हैं, जब तक उसकी कंडीशन एकदम स्टेबल नहीं हो जाती मैं उसको डिस्चार्ज नहीं करूंगी। फिर उसकी सीनियर कहती है कि तुम्हारे पास इस हफ्ते के आखिरी दिन तक का समय है, उसके बाद तुम नूर को डिस्चार्ज कर देना। अगले सीन में हम काबुल के क्रिमिनल कोर्ट को देखते हैं, जहां पर जहारा नाम की एक वकील जज को तालिबान से जुड़े एक आदमी को 15 साल की सजा देने की अपील कर रही थी। वो कहती है कि हमारे पास इस आदमी से जुड़े बहुत सारे सबूत हैं, आपको इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सुनवाई खत्म होने के बाद जहारा अपने घर आ जाती है और घर आने पर हमें पता चलता है कि वो अमीना और फैजल की माँ है। फिर जहारा अपने पूरे परिवार को बताती है कि मैंने जज साहब को उस आदमी को पूरे 15 साल की सजा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने तालिबान के उस आदमी को सिर्फ 1 ही साल की सजा दी। फिर जहारा का पति बाकीर कहता है कि जब से यूएस मिलिट्री के लोगों ने यहाँ से जाना शुरू किया है, तालिबान के पास पूरी पावर आ चुकी है। अफगानिस्तान मिलिट्री भी उनसे डरती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जल्दी ही इस पूरे देश के साथ साथ काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें भी ये देश छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर अमीना कहती है, पापा, हम अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगले सीन में हम फ्रांस एम्बेसी को देखते हैं, जहां पर काम करने वाला ऑफिसर गिल अपने एम्बेसडर को बताता है कि सर, तालिबान के लोगों ने जेल पर हमला कर दिया है। उन्होंने अपने साथियों के अलावा आईसिस के लोगों को भी आजाद कर दिया। अब वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये बात सुनकर एम्बेसडर जवाब देता है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। तुम मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, मैं डिपार्टमेंट से बात करके तुम्हें पूरी डिटेल बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम रफी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जहारा के ऑफिस में काम करता था। फिर वो जहारा को बताता है कि तालिबान ने जेल पर कब्जा करके बहुत सारे क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया है, इसलिए अब आपकी जान खतरे में है, क्योंकि आपने तालिबान के काफी सारे लोगों को जेल में भिजवाया था। मेरे ख्याल से आपको ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर जहारा कहती है, जब तक काबुल शहर में यूएस मिलिट्री के लोग बचे हैं तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बुरा होगा तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ फ्रांस चली जाऊंगी। हमारे पास वहाँ का वीजा है। अगले सीन में हम देखते हैं फैजल चेक पॉइंट पर देखता है कि तालिबान के लोग उनकी तरफ ही आ रहे हैं। फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तालिबानी फैजल पर गोलियां नहीं चलाते, बल्कि चिल्लाते हुए कहते हैं, भाइयों, अब हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारा टारगेट तुम लोग नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर बैठे घुसपैठिए हैं। अब हमने अपने देश में घुसे घुसपैठियों पर कब्जा पा लिया है, यानी कि ये लोग काबुल शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। इस बारे में जब इटली की एम्बेसी को पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि तालिबान के लोग सीधा एयरपोर्ट पर आकर हमला करेगा। फिर इटली का जनरल कमांडर मैको सभी को बताता है कि तालिबानी काबुल शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिकन की जानकारी के मुताबिक वो लोग 3 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाएंगे, इसलिए सभी लोग अपना सामान पैक कर लो। हम 3 घंटे के अंदर अंदर इटली के सभी डिप्लोमेटिक मेंबर्स को अफगानिस्तान से बाहर भेजने वाले हैं। और इतना कहकर मैको कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एम्बेसडर को गिल से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है कि मैंने अमेरिका से हेल्प मांगी है, वो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 2 बड़े बड़े प्लेन भेजेंगे। तुम सब अपनी पैकिंग कर लो, तब तक मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता हूँ। तभी हम अमीना को देखते हैं, जिसको हॉस्पिटल में चल रही न्यूज से पता चलता है कि तालिबान ने काबुल के अंदर घुसपैठ कर ली है। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट भी तालिबान के डर से देश छोड़कर भाग गया है। और ये सब पता चलने के बाद अमीना को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी ही देर में जहारा को भी इस बारे में पता चल जाता है और फिर वो रफी के साथ फौरन अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ फ्रांस के एम्बेसडर को पता चलता है कि अमेरिका ने 2 बड़े प्लेन भेजने की बजाय एक छोटा हेलीकॉप्टर भेज दिया है। फिर गिल एम्बेसडर को कहता है, सर, आपका यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाओ तो हमारे लिए भी हेल्प का इंतजाम कर देना। एम्बेसडर उसकी ये बात मान लेता है। फिर वो अपने कुछ और साथियों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। अगले सीन में हम जहारा को देखते हैं, जो रफी को साथ लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। उसके पति बाकिर ने पहले से ही सारी पैकिंग कर ली थी। फिर थोड़ा बहुत और जरूरी सामान पैक करने के बाद बाकिर अमीना को कॉल लगाता है और कहता है, बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम फ्रांस एम्बेसी जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान से बाहर निकल सके। लेकिन अमीना जवाब देती है, पापा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ एकदम सुरक्षित हूँ। अगर आप लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर इतना कहने के बाद अमीना फोन काट देती है। फिर बाकिर ना चाहते हुए भी जहारा को लेकर घर से निकलने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उनके इलाके में तालिबान के कुछ लोग घुस आते हैं
और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर राफी जहारा को कहता है कि आप पीछे वाले रास्ते से चलिए, मैं यहीं पर रुककर उनका ध्यान भटकाता हूँ। फिर जहारा ऐसे ही करती है। वो बाकिर के साथ फौरन घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। तभी उनके जाते ही घर के अंदर तालिबान के लोग घुस जाते हैं और वो राफी से पूछते हैं कि जहारा और उसका पति कहाँ पर है। राफी कहता है मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर गए हैं। और इतना सुनते ही तालिबान का एक आदमी गुस्से में आकर रफी को गोली मार देता है। अगले सीन में हम जर्मन इंटेलिजेंस के ऑफिस को देखते हैं। तभी वेरा अपने सीनियर ऑफिसर मार्कस के पास आकर कहती है कि सर आप मुझे अफगानिस्तान भेज दीजिए, मैं वहां जाकर लोगों को बचा सकती हूँ। लेकिन मार्कस कहता है कि तुम अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं भेज सकता। फिर वेरा बताती है कि सर हसन मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, उसने 2 साल पहले मुझे तालिबान के लोगों से बचाया था। अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी जान बचाऊं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा जानती हूँ। फिर ये बात सुनने के बाद मार्कस वेरा को अफगानिस्तान जाने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम बाकिर को देखते हैं। वो फैजल को फोन करके पूछता है बेटा तुम इस वक्त कहाँ पर हो। फैजल जवाब देता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। आप मुझे ये बताइए कि अमीना कहाँ पर है। फिर बाकिर बताता है कि अमीना हॉस्पिटल में है, मैंने उसको हमारे साथ फ्रांस एम्बेसी में चलने के लिए कहा था ताकि हम अफगानिस्तान से बाहर जा सके, लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। बेटा कम से कम तुम तो हमारे साथ चलो। लेकिन फैजल जवाब देता है कि मैं अपने मुल्क को धोखा देकर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहकर तालिबान के लोगों से लड़ूंगा। बाकिर कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फैजल उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो अपने पिता को आखिरी अलविदा कहकर फोन काट देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ काबुल शहर के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इटली का एम्बेसडर फ्रांसिस्का को कहता है कि आपको भी हमारे साथ इटली चलना होगा और फिर आपकी जगह किसी और को लेनी होगी। लेकिन तभी उसकी नजर जियो पर पड़ती है और फिर वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पर रहकर इटली के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करोगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तुम्हें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। और ये बात सुनकर जियो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो अपने घर जाने के लिए बेताब था, लेकिन अब उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको एम्बेसडर की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ फ्रांस का एम्बेसडर बिल्कुल सही सलामत काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। फिर वहां आने के बाद वो गिल को फोन करता है और कहता है कि मैंने अमेरिका से स्पेशल फोर्स की बात की है, वो जल्दी ही मुझे दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, उनका जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तब तक तुम सभी लोगों के साथ एम्बेसी के अंदर ही छुपे रहना क्योंकि वही जगह तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और इतना कहकर एम्बेसडर फोन काट देता है। तभी थोड़ी ही देर बाद गिल के पास बाकिर का फोन आता है और वो पूछता है कि क्या फ्रांस एम्बेसी अभी भी खुली हुई है। फिर गिल जवाब देता है हाँ, अगर आप लोगों के पास वीजा है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। फिर फोन काटने के बाद गिल का साथी एडविन कहता है कि एम्बेसी के अंदर पहले से ही 40 लोग हैं, हमारे पास बहुत कम जगह है, ऐसे में हम उन लोगों को यहाँ पर कैसे बुला सकते हैं। फिर गिल जवाब देता है कि उन लोगों ने हमारी हेल्प की थी, अब जरूरत पड़ने पर हमें भी उनका साथ देना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं अमीना के हॉस्पिटल में भी तालिबान के लोग घुस आए थे, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कहते हैं कि आप लोग अपना काम करते रहिए, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पर ये बताने के लिए आए हैं कि हमने अमेरिकन को अफगानिस्तान से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम अपने हिसाब से अफगानिस्तान में नए कानून लाएंगे जिनसे सभी लोगों को फायदा होगा। अमीना को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने कमरे का गेट बंद करके नूर के पास आ जाती है। नूर वही बच्ची है जिसका उसने ट्रांसप्लांट किया था। फिर अमीना उसको कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तालिबान के लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी बाकिर और जहारा भी फ्रांस एम्बेसी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी ही तरह और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फ्रांस एम्बेसी वालों ने अपने गेट बंद कर रखे हैं, वो किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। ये बात पता चलते ही बाकिर को बहुत बड़ा झटका लगता है। उस समय गिल और उसके साथी कंट्रोल रूम में बैठकर बाहर खड़े लोगों की भीड़ को देखकर परेशान हो रहे थे। गिल कहता है कि उन सबको अंदर आने दो, लेकिन उसका दोस्त एडविन कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, तालिबान के लोग आसपास ही होंगे, अगर उनको पता चला कि यहाँ पर इतने सारे लोग फंसे हुए हैं तो यहाँ पर होस्टेज सिचुएशन बन सकती है, जिसके कारण हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब गिल को एडविन की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो गेट को ना खोलने का ऑर्डर देता है। तभी बाहर खड़ी जहारा के पास से मोहम्मद नाम का आदमी गुजरता है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने मोहम्मद को जेल भिजवाया था
और ऊपर से वो तालिबान के लिए ही काम किया करता था। जहारा बाकिर को कहती है कि मैंने मोहम्मद को अभी अभी यहाँ से निकलते हुए देखा है, अगर वो दोबारा यहाँ पर आया तो हम दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। फिर बाकिर कहता है कि हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज तुम पैनिक मत करो और चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। दूसरी तरफ फैजल और उसके दोस्त एक सीक्रेट रास्ते के जरिए काबुल शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में तालिबान के कुछ लोग मिल जाते हैं। अब खुद को बचाने के लिए फैजल तालिबान के लोगों को झूठ कह देता है कि हम दोनों किसान हैं, लेकिन जब तालिबान के लोग उनकी कार को चेक करते हैं तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि कार की डिग्गी में बहुत सारी गन्स रखी हुई थी। फिर फैजल अपनी जान बचाने के लिए फौरन अपनी कार को तेज भगा लेता है, लेकिन तालिबान के लोग उनको भागता हुआ देखकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और एक गोली उसके दोस्त को भी लग जाती है, लेकिन फैजल को इस बारे में पता नहीं चलता। वो तो बस अपनी कार को भगाने पर ही ध्यान देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फैजल तालिबानियों के हाथ लगता है या फिर बचकर निकल जाएगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं फैजल और उसके दोस्त तालिबानियों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे रास्ते पर आकर रुक जाते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। उनकी कार एक टीले से जाकर टकरा जाती है। फिर फैजल का दोस्त कहता है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। फैजल ऐसा ही करता है। फिर वो अपने फ्रेंड से माफी मांगकर तुरंत कार से निकलकर भाग जाता है। तभी तालिबानी लोग वहां पर आकर फैजल के दोस्त को मार डालते हैं। फिर कुछ ही देर बाद फैजल अपने एक पुराने अमेरिकन दोस्त मार्टिन को वॉइस मैसेज करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जैसे ही तुम्हें मेरा ये मैसेज मिले प्लीज तुम मुझसे कांटेक्ट करना। मैसेज भेजने के बाद फैजल काबुल शहर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वेरा भी बिल्कुल सही सलामत काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां पर आने के बाद अपने पुराने टीममेट से मिलती है जिनका नाम हैंस और बेस्टोन था। वो उनसे पूछती है कि बाहर निकलने के लिए सारी तैयारी हो गई है क्या। फिर वो लोग जवाब देते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, स्पेशल फोर्स ने हमें बाहर जाने की परमिशन देने से मना कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद वेरा तुरंत जर्मन मिलिट्री के इंचार्ज बियरहोफ के पास जाती है और उनसे एक टीम की मांग करती है ताकि वो बाहर जाकर हसन के बारे में पता लगा सके। फिर बियरहोफ कहता है कि स्पेशल फोर्स ना तो तुम्हें परमिशन देगी और ना ही किसी और को, तुम्हें कोई टीम नहीं मिलने वाली। फिर वेरा जवाब देती है कि हसन ने जर्मन इंटेलिजेंस की बहुत बार हेल्प की है, उसने पहले भी हमारे कई सारे साथियों को तालिबान के लोगों से बचाया है और अब हमारी बारी है कि हम उसको बचाएं। फिर बियरहोफ कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन स्पेशल फोर्स तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करेगी क्योंकि यहाँ से बाहर हर जगह तालिबान के लोग मौजूद हैं और अगर तुम फिर भी हसन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद ही अकेले सारी चीजों को हैंडल करना होगा। फिर वेरा कहती है ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ गई। फिर ऑफिस से बाहर आने के बाद वो अपने एक पुराने दोस्त ओमर के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे आधे घंटे के अंदर एक कार चाहिए। फिर ओमर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कार का इंतजाम कर दूंगा। फोन काटने के बाद वेरा अपने साथियों को बताती है कि हमें आगे का मिशन खुद ही पूरा करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं तालिबान के कुछ लोग हॉस्पिटल के बीचों बीच एक दीवार बना रहे थे ताकि मर्द और औरतों को अलग अलग रखा जा सके। हॉस्पिटल की सीनियर इंचार्ज ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तालिबान के लोग उनको डांट फटकार कर दूर कर देते हैं। ये सब देखने के बाद अमीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं। तभी कमांडर मैको उसके पास आकर कहते हैं कि तुम अपने वीजा चेकिंग का काम शुरू कर दो क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम अफगानिस्तान के लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देंगे। फिर जियो तुरंत अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ वेरा अपने साथियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है और वहां पर आकर ओमर से मिलती है। ओमर वेरा को कार की चाबी देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अमेरिका का वीजा मिल चुका है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पर जा रहा हूँ ताकि वहां पर जाकर मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। फिर इतना कहने के बाद ओमर अपनी पूरी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गिल एम्बेसडर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर तालिबान के लोगों ने हम पर हमला कर दिया तो यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, आपको जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। फिर एम्बेसडर कहता है कि हम ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान हर जगह पर मौजूद है। हम थोड़ी देर बाद एम्बेसी में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर भेज देंगे और फिर तुम उसके जरिए एम्बेसी के अंदर मौजूद सभी लोगों को आसानी से एयरपोर्ट पर ला पाओगे। फिर गिल कहता है कि उन लोगों का क्या जो एम्बेसी के बाहर हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की थी, हमें उनके लिए कुछ करना होगा।
लेकिन एम्बेसडर कहता है कि अभी के हालात देखते हुए पहले हमें एम्बेसी के लोगों को सुरक्षित करना होगा, बाद में हम बाकियों के बारे में सोचेंगे। तभी थोड़ी ही देर बाद वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। फिर रोड पर खड़े सभी लोग हेलीकॉप्टर को देखकर समझ जाते हैं कि फ्रेंच एम्बेसी वाले सभी लोगों को एयरपोर्ट पर भेज रहे हैं। फिर गिल और उसकी टीम सभी लोगों को एक एक करके छत पर लाने लगती है, लेकिन इतने में तालिबान के लोग भी एम्बेसी के बाहर पहुंच जाते हैं और वो सड़क पर खड़े लोगों को कहते हैं कि सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। हमने पहले भी तुम लोगों को ये बात समझाई थी कि तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन तुम लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे। फिर जब कोई भी उनकी बात नहीं सुनता तो वो लोग हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग एम्बेसी के गेट को खोलने के लिए हल्ला करने लगते हैं। तभी कुछ गोलियां ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर वापस लौट जाता है। फिर गिल की टीम एम्बेसी के सभी लोगों को वापस अंदर ले जाती है। फिर वहां पर मच रही अफड़ा तफड़ी को देखकर गिल कहता है कि अगर इन लोगों ने तालिबान की बात नहीं मानी तो वो सबको मारना शुरू कर देंगे, इसलिए हमें एम्बेसी के गेट खोलने ही होंगे। फिर गिल अपने कुछ लोगों को लेकर तुरंत नीचे जाता है और वहां का गेट खोल देता है। फिर जिन जिन लोगों के पास एकदम सही डॉक्यूमेंट्स थे उनको अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। अब बाकिर और जहारा के पास भी पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए वो भी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वेरा अपने साथियों को लेकर हसन की लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनके पास हसन का फोन आ जाता है। वो वेरा को बताता है कि तालिबान के लोगों ने हम पर हमला कर दिया था, हमने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया और फिलहाल हम पास की पहाड़ियों में ही छुपे हुए हैं। अब हम काबुल शहर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी वेरा जवाब देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे साथी तुम्हारे पास एक लोकेशन भेज रहे हैं, वो लोकेशन तुम्हारी जगह से 1 घंटा दूर है। तुम अपने साथियों को लेकर जल्दी से वहां पर पहुंचो, फिर हम एक साथ मिलकर एयरपोर्ट पर जाएंगे। ये बात सुनकर हसन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हम बाकिर को देखते हैं। वो गिल के पास आकर कहता है कि सर, हम रोड के जरिए एयरपोर्ट क्यों नहीं जा रहे? काबुल शहर के अंदर बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं और हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। गिल कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी वहां पर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और इतना कहकर वो ऑफिस के अंदर आ जाता है। फिर वो अपने एम्बेसडर के साथ फिर से मीटिंग करता है, लेकिन एम्बेसडर बताता है कि अमेरिका ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि अब हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर गिल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। अब हमें काबुल शहर में से किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की हेल्प लेनी होगी, उन्हीं के जरिए हम सभी को एयरपोर्ट तक पहुंचा पाएंगे। हमने एक कंपनी से बात भी कर ली है, वो हमारे पास 12 बस भेजने वाले हैं, जिनमें बैठकर सभी लोग आराम से एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। बस हमें यहाँ पर मौजूद तालिबान के लोगों से रिक्वेस्ट करनी होगी कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। ये बात सुनकर एम्बेसडर कहता है कि हमें इस बात के लिए प्रेसिडेंट की इजाजत लेनी होगी। मैं तुम्हें आधे घंटे बाद फोन करके उनका डिसीजन बता दूंगा। फोन काटने के बाद एडविन कहता है कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? फिर गिल जवाब देता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम फैजल को देखते हैं, जो किसी जगह पर छुपा हुआ था, और फिर वो वहां से अमीना के पास फोन करता है और कहता है कि तुम्हें मम्मी पापा के साथ एम्बेसी चले जाना चाहिए, ताकि तुम लोग अफगानिस्तान से बाहर जा सको और एक नई जिंदगी शुरू कर सको। अमीना कहती है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा उलझन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन इतने में फैजल के पास मार्टिन के आदमी पहुंच जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से फोन काट देता है। फिर वो फैजल की वैन के पास आता है। उस समय मार्टिन वैन में ही बैठा हुआ था। फिर मार्टिन फैजल को बिल्कुल सही सलामत अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तभी हम वेरा को देखते हैं, जो अपने साथियों को लेकर लोकेशन पर पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर जाकर उसको पता चलता है कि हसन के साथियों को पहले ही किसी ने मार दिया है। बस किस्मत से एक ही आदमी बचा है, और वो वेरा को बताता है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तालिबान के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। वो सभी लोगों को मारकर जनरल हसन को अपने साथ ही ले गए। फिर बस्टोन वेरा को कहता है कि हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से अभी की अभी निकलना चाहिए। वेरा को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फैजल मार्टिन के साथ उसके ऑफिस में आ जाता है। यहाँ आकर फैजल चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी मार्टिन वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एम्बेसी भेजने के लिए सारे पेपर्स का इंतजाम कर लिया है।
लेकिन वहां पर जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तालिबान ने सभी क्रिमिनल्स को आजाद करने के साथ साथ आईसिस के कमांडर बख्शी को भी आजाद कर दिया है। मुझे मेरे इंटेल से खबर मिली है कि आईसिस हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी सोर्स नहीं है जो उनके प्लान के बारे में पता लगा सके, क्योंकि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये बात सुनकर फैजल कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। फिर मार्टिन कहता है कि बख्शी ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुमने हमारे साथ पहले भी काम किया है, इसलिए तुम उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो ताकि हम जान सके कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत एम्बेसी तक पहुंचा दूंगा। फैजल जानता था कि उसके पास जिंदा रहने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो मार्टिन की बात मान लेता है। अब फैजल आईसिस के कमांडर बख्शी को कैसे जानता था ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम गिल को देखते हैं। वो अपने साथियों को बताता है कि प्रेसिडेंट ने हमारे प्लान के लिए मंजूरी दे दी है, अब हमें बस तालिबान के लोगों से बात करनी होगी। फिर एडविन कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बाहर जाइए और एकदम आराम से उनसे बात करना, हम आपको पीछे से कवर करेंगे। फिर टीम के सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर गिल बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ अमीना अपनी माँ का वॉइस मैसेज सुन रही थी। जहारा कहती है कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम और फैजल हमारे साथ अफगानिस्तान से बाहर चलो। मुझे पता है कि तुम अपने देश से प्यार करती हो, हम भी करते हैं, लेकिन अब इस देश के हालात पूरे तरीके से बदल चुके हैं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी एम्बेसी आ जाओ। हम यहाँ से फ्रांस जाने वाले हैं। दूसरी तरफ गिल एम्बेसी से बाहर आकर तालिबान के लोगों से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप के कमांडर से बात करनी है। फिर ग्रुप का कमांडर निकलकर सामने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद था। फिर गिल कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो मोहम्मद से क्या बात करता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोहम्मद गिल से बातें कर रहा था। मोहम्मद कहता है कि हम तुम्हारी एम्बेसी पर कब्जा नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर गिल जवाब देता है कि वैसे भी अब जंग खत्म हो चुकी है जिसमें तुम जीते हो, अब बाकी बचे लोगों को अपने घर जाने दो। मैंने कुछ बसेस मंगवाई है, जितने भी लोग यहाँ पर बचे हैं मैं उनको बस के जरिए एयरपोर्ट पर ले जाना चाहता हूँ, और तुम्हारी परमिशन के बिना ये काम मुमकिन नहीं। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो इससे पूरी दुनिया को भरोसा हो जाएगा कि तुम दूसरे लोगों के साथ भी काम कर सकते हो, हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। फिर मोहम्मद कहता है कि मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, तुम एम्बेसी के सभी लोगों को आराम से एयरपोर्ट ले जा सकते हो, लेकिन अफगानिस्तान का एक भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। गिल कहता है कि वो सभी अब फ्रांस गवर्नमेंट की प्रोडक्शन में है, इसलिए हमें उन्हें भी अफगानिस्तान से बाहर ही ले जाना होगा। फिर मोहम्मद उसकी बात पर गौर करता है और फिर अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकालकर गिल को दे देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि फ्रांस एम्बेसी के बंद होते ही वहां की जमीन तालिबान की हो जाएगी और अब उस जमीन पर मालिकाना हक अफगानिस्तान का ही होगा। फिर मोहम्मद कहता है कि इस कागज की डुप्लीकेट कॉपी बनवाकर अपनी एम्बेसी के हर एक गेट पर चिपका दो। ये काम पूरा होते ही मैं तुमसे बस वाले मामले पर भी बात करूंगा। गिल के पास इसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस शर्त पर राजी हो जाता है। एम्बेसी के अंदर वापस आकर गिल अपने सभी साथियों को कहता है कि इस कागज की डुप्लीकेट कॉपी बनवाओ और जल्दी से एम्बेसी के हर एक गेट पर चिपका दो। दूसरी तरफ वेरा और उसकी टीम रास्ते पर नजर रखते हुए हसन की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से तालिबान के लोगों की कार आती हुई दिखाई देती है। फिर हसन का आदमी बताता है कि इन्हीं लोगों ने हम पर हमला किया था। ये बात सुनते ही वेरा बस्टन से कहता है कि तुम फौरन उन लोगों का पीछा करो और उनके ठिकाने का पता लगाओ। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं। वो मेको से कहता है कि हमारा प्लेन कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, सभी लोगों को बोर्डिंग के लिए तैयार करो। लेकिन तभी उसके पास इटली से फोन आता है और वहां का एक ऑफिसर जियो को बताता है कि अमेरिकन हमारे प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहे। ये बात सुनकर जियो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ दिनों बाद और लोग आएंगे, हमारे पास खाने की भी कमी हो रही है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो हमारे प्लेन को उतरने दे। लेकिन इटली में बैठा ऑफिसर कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर गिल कहता है कि आप हमारे प्लेन के पायलट से कहो कि वो थोड़ी देर तक प्लेन को हवा में ही उड़ाता रहे, मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। और इतना कहकर जियो मेको को साथ लेकर एयरपोर्ट के अमेरिकन जोन की तरफ चला जाता है और वहां के रनवे ऑफिसर को कहता है कि आप हमारे प्लेन को लैंड क्यों नहीं करने दे रहे।
फिर ऑफिसर कहता है कि आपका प्लेन टाइम पर यहाँ नहीं पहुंच पाया और हमारे 7 प्लेन पहले से ही इस वक्त लैंडिंग की तैयारी में है, इसलिए हम आपके प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं दे सकते। फिर जियो ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इटली जाने के लिए बहुत सारे अफगानी लोगों की भीड़ लगी हुई है। अगर आपने प्लेन को लैंड नहीं होने दिया तो इससे और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगले कुछ घंटों के अंदर भीड़ बेकाबू होने वाली है। लेकिन ऑफिसर उसकी ये बात नहीं मानता, बल्कि वो उसको डांट फटकाकर वापस भेज देता है। अगले सीन में हम फैजल को देखते हैं। वो मार्टिन के साथ एक मार्केट में आया था जहां उसकी मुलाकात बख्शी से होने वाली थी। मार्टिन ने फैजल के जूते में एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा रखा था ताकि वो कहां कहां जाता है इसका पता चलता रहे। फिर फैजल उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फैजल बख्शी के एक आदमी से मिलता है और कहता है कि भाईजान आप मुझे बख्शी के पास ले चलिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अमेरिकन के जाने से पहले हमें उन पर हमला करना होगा, तभी वो समझेंगे कि हमसे टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। फिर वो आदमी फैजल को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं, जो अपने ऑफिस के पास आकर सभी लोगों को कहता है कि हमारा प्लेन लैंड होने वाला है, इसलिए सभी लोग रनवे की तरफ चलिए। ये बात सुनकर मेको उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। फिर जियो जवाब देता है कि मैं सभी लोगों को लेकर रनवे पर खड़ा हो जाऊंगा। जब हम सभी को वहां पर खड़ा कर देंगे तो अमेरिकन को हमारी बात माननी पड़ेगी, और यही एक तरीका है जिससे वो हमारे प्लेन को लैंड होने देंगे। दूसरी तरफ गिल की टीम भी एम्बेसी के हर एक गेट पर मोहम्मद के दिए हुए पेपर्स चिपका देते हैं। फिर गिल जब अपने साथियों के पास आता है तो उसको पता चलता है कि बहुत सारी औरतों के पति एम्बेसी के बाहर ही रह गए हैं, इसलिए अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर फ्रांस नहीं जा सकते। थोड़ी ही देर में गेट के बाहर मोहम्मद भी पहुंच जाता है। फिर गिल उसके पास आकर कहता है कि जैसे तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, तुम्हारे दिए हुए पेपर्स मैंने हर एक गेट पर लगवा दिए हैं। फिर मोहम्मद कहता है अब तुम बताओ हमसे क्या चाहते हो। फिर गिल जवाब देता है कि कुछ औरतों के पति एम्बेसी के बाहर ही रह गए हैं और हम उन औरतों को उनके परिवार से अलग नहीं कर सकते। फिर मोहम्मद कहता है ये तो बढ़िया है, तो फिर तुम उन औरतों को एम्बेसी से बाहर कर दो ताकि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान में खुशी खुशी रह सकें। लेकिन गिल इस बात पर राजी नहीं होता। वो मोहम्मद को कहता है कि तुम उनके पति को एम्बेसी के अंदर भेज दो ताकि उनका परिवार पूरा हो जाए और हम उन सभी को लेकर फ्रांस चले जाएंगे। मोहम्मद कहता है कि मेरे सीनियर्स इस बात की मंजूरी नहीं देंगे। फिर गिल उसको समझाता है कि तुम्हें अपने सीनियर को ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि अगर हम लोग 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो अमेरिका और फ्रांस की मिलिट्री टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी और हमला कर देगी, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मोहम्मद को गिल की बात सही लगती है, इसलिए वो उसको कहता है कि तुम अपनी बस बुलवाकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे लिए रोड क्लियरेंस की परमिशन का इंतजाम करता हूँ। दूसरी तरफ फैजल भी बख्शी के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर बख्शी से मिलता है। फिर वो दोनों तालिबान से जुड़ी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। फिर फैजल बख्शी को कहता है कि अब हमें अमेरिकन के खिलाफ कुछ न कुछ तो करना होगा, और ये बात सुनकर बख्शी जवाब देता है कि हम जो कुछ भी करेंगे इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम अमेरिकन को कमजोर नहीं समझ सकते। दरअसल बख्शी एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता था जिसके लिए वो फैजल का इस्तेमाल करेगा, यानी कि फैजल की बॉडी पर ही बॉम्ब लगाया जाएगा। और फैजल भी ये बात अच्छे से जानता था, लेकिन उसको मार्टिन का काम पूरा करना था, इसलिए वो चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। दूसरी तरफ जियो भी अफगानी लोगों के साथ रनवे पर जाकर खड़ा हो जाता है। भीड़ जमा होने की वजह से अमेरिकन मिलिट्री का एक ऑफिसर जियो के पास आता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है, जल्दी से हटाओ इनको, क्योंकि प्लेन लैंड होने वाला है। फिर जियो जवाब देता है कि हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमारा प्लेन लैंड होगा। फिर बिगड़ते हालातों को देखकर वो ऑफिसर अपने सीनियर को फोन लगाता है और उनको ये सारी बात बताता है। अब उसका सीनियर भी समझ गया था कि जियो वहां से तब तक नहीं हटेगा जब तक उनका प्लेन लैंड नहीं होगा, इसलिए सीनियर ऑफिसर उनका प्लेन लैंड करने की इजाजत दे देता है। ये बात पता चलते ही जियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर प्लेन लैंड होते ही जियो पायलट के पास जाता है और पूछता है कि इस प्लेन में कितने लोग आ सकते हैं। पायलट जवाब देती है कि ज्यादा से ज्यादा हम 150 लोगों को ही यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन जियो उसको समझाता है कि रनवे पर लगभग 200 लोग खड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सभी के सभी एक बार में ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आगे और भी लोग आने वाले हैं। फिर वो दोनों ही मिलकर प्लेन के अंदर जगह बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ अमीना भी अपना सारा सामान पैक करके हॉस्पिटल में आती है और वहां आकर गुलम से मिलती है।
अमीना उसको बताती है कि मैं फ्रांस एम्बेसी जा रही हूँ ताकि अफगानिस्तान से बाहर जाकर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर रहकर काम करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तालिबान ने अब हर चीज को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर गुलाम अमीना को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने मुल्क से बाहर ना जाओ, लेकिन अमीना ने फैसला कर लिया था। फिर वो नूर को भी अपने साथ फ्रांस एम्बेसी ले जाती है, क्योंकि उसकी भी कोई फैमिली नहीं थी। दूसरी तरफ मार्टिन भी फैजल के जूते में लगे जीपीएस डिवाइस का इस्तेमाल करके बख्शी की लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर वहां पर अल्फा टीम को भेज देता है ताकि वो बख्शी को जिंदा पकड़ सके। लेकिन जब अल्फा टीम लोकेशन पर पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि बख्शी फैजल को लेकर वहां से पहले ही जा चुका है। दरअसल बख्शी ने फैजल को नए जूते और नए कपड़े पहना दिए थे। अब क्योंकि जीपीएस डिवाइस फैजल के पुराने जूतों में लगा था, इसलिए मार्टिन को उसकी रियल टाइम लोकेशन पता नहीं चल पाती। दूसरी तरफ जियो एक एक करके सभी लोगों को प्लेन के अंदर भेज रहा था, लेकिन वहां पर सिर्फ 160 ही लोग आ पाते हैं। फिर पायलट उनको लेकर इटली के लिए रवाना हो जाती है और बचे हुए 40 लोग जियो के साथ एयरपोर्ट पर ही रुक जाते हैं। फिर मेको जियो को बताता है कि आगे हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब एयरपोर्ट के बाहर और भी ज्यादा भीड़ लग गई है और उन सभी के पास इटली का ही वीजा है। ये बात सुनकर जियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। दूसरी तरफ गिल बाहर से आई सभी बसेस को एक जगह पर इकट्ठा करवा रहा था। तभी एडविन उसके पास आता है और कहता है कि मोहम्मद तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। फिर गिल मोहम्मद से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। फिर मोहम्मद कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली को भी फ्रांस लेकर जाओ, और ये बात सुनकर गिल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो मोहम्मद को कहता है कि तुम तो जंग जीत चुके हो ना, फिर तुम अफगानिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हो। फिर मोहम्मद कहता है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान का माहौल और ज्यादा बिगड़ जाएगा और मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए फ्रांस जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गिल मोहम्मद के पूरे परिवार को अपने साथ फ्रांस ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर एम्बेसी के अंदर जाकर वो जल्दी से मोहम्मद को एक कार के अंदर छुपाता है और उसके परिवार को दूसरों के साथ बस में बिठा देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग ज्यादा होने की वजह से सभी बसेस भर जाती हैं। कुछ लोग अभी भी बस के बाहर ही खड़े थे। फिर गिल उनको कहता है कि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये बसेस आपको लेने के लिए फिर से एम्बेसी आएंगी। अब सभी लोगों को गिल पर भरोसा था, इसलिए वो सभी उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में हम वेरा और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि तालिबानियों की एक लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन हसन उनको वहां पर भी नहीं मिलता। इसलिए वेरा तालिबान के लोगों पर हमला करने का फैसला लेती है। फिर वो एक एक करके उन सभी लोगों को मार गिराते हैं और आखिरकार हसन के पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां से निकलने की सोचते हैं, तभी तालिबान के और भी बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। अब वेरा और उसकी टीम बुरे तरीके से फंस चुके थे। दूसरी तरफ गिल भी सभी बसेस को लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त अमीना नूर को लेकर एम्बेसी पहुंच जाती है। अफसोस इसने आने में थोड़ी देर कर दी थी, क्योंकि इसका परिवार एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। समय है 2 साल पहले का, यानी कि 2019 का। फैजल मार्टिन के साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रहा था और उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि फैजल बख्शी को इसलिए जानता था क्योंकि मार्टिन ने उसको आईसिस का सपोर्टर बनाकर बख्शी के ग्रुप में शामिल कर दिया था, ताकि फैजल उनसे जुड़ी सारी जानकारी मार्टिन को बता सके। फैजल एक अंडरकवर एजेंट की तरह CIA का साथ दे रहा था, लेकिन अब वो ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जान खतरे में आ चुकी है। दरअसल बख्शी को फैजल पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया था और अब वो उसको एक मुजाहिदीन की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि फैजल की बॉडी पर बॉम्ब लगाकर अमेरिकन पर हमला करवाना चाहता था। और यही एक वजह थी जब फैजल ने मार्टिन के साथ काम करना बंद कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम फैजल को आईसिस के अड्डे पर देखते हैं। वो लोग फैजल के साथ एक और आदमी को तैयार करते हैं। उस समय फैजल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर बख्शी फैजल को एक जैकेट पहनाता है और कहता है कि भाईजान इस बार हमारा प्लान कामयाब होगा। फैजल पूछता है कि हम किस पर हमला करने वाले हैं। फिर बख्शी कहता है कि फ्रांस एम्बेसी के कुछ लोग एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले हैं, हम उन पर ही हमला करेंगे। ये बात सुनकर फैजल के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि अब उसकी फैमिली की जान खतरे में है। दूसरी तरफ एम्बेसी से जब सब लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो तालिबान की एक टीम उनके आगे आगे ही चल रही थी ताकि वो लोग उनको प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। फिर गिल उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए। फिर एक तालिबानी जवाब देता है कि आगे आईसिस के लोगों का खतरा है,
इसलिए तुम अभी एयरपोर्ट नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी सारी बसेस एम्बेसी वापस लेकर जानी होगी। और ये बात सुनकर गिल कहता है कि हमारे पास तुम्हारे कमांडर की परमिशन है, हमें आज रात ही एयरपोर्ट पर पहुंचना है, इसलिए प्लीज तुम एक बार अपने लोगों से बात करो। फिर वो आदमी फोन पर थोड़ी देर बात करने के बाद गिल के पास वापस आता है और कहता है कि तुम लोग एयरपोर्ट जा सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। गिल कहता है ठीक है, हम अपनी हिफाजत कर लेंगे। फिर तालिबान के लोग वहां से ही वापस चले जाते हैं और गिल सारी बसेस को लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम वेरा और उसकी टीम को देखते हैं। तालिबान के लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था। फिर एक तालिबानी उन लोगों को कहता है कि अगर तुम हसन को हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम सभी को जिंदा जाने देंगे, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो हसन के साथ साथ तुम सब लोग भी मारे जाओगे। लेकिन वेरा सरेंडर के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो सभी आपस में मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जियो जब एयरपोर्ट से बाहर आता है तो लोगों की जमा भीड़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ में सिर्फ इटली वीजा वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमेरिकन ऑफिसर जो को कहता है अगर हमने एक एक करके सबको अंदर आने की परमिशन दी तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और हमारा प्लेन 1 घंटे के अंदर फिर से लैंड होने वाला है। तुम मुझे बस 15 मिनट दे दो। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें यहाँ मौजूद इटली वीजा वाले सभी लोग साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे हमें वीजा चेक करने में आसानी होगी और वो लोग वक्त रहते हमारे प्लेन में बैठकर यहाँ से चले जाएंगे। फिर जो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हसन तालिबान के लोगों को कहता है कि तुम मेरे साथियों को कुछ मत करना, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। फिर तालिबानी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब हसन और बाकी के लोग अपने हथियार नीचे करके घर के बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही तालिबानी हसन को पकड़ने वाले थे, वेरा की पूरी टीम उन पर हमला कर देती है। गोलीबारी के बीच हसन का एक मिलिट्री साथी मारा जाता है। अब बिगड़ते हालातों को देखकर वेरा अपनी टीम के साथ हसन को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अमीरा नूर को अपने साथ लेकर पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उनको रास्ते में तालिबान के कुछ लोग मिल जाते हैं। वो अमीना से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहां पर जा रही हो। फिर अमीना जवाब देती है कि मेरा परिवार एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। ये बात सुनकर तालिबान का एक आदमी कहता है हमने अपने मुल्क को अमेरिकन से आजाद करवा दिया है और फिर भी तुम यहाँ से जाना चाहती हो। फिर अमीना कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन तभी नूर की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर अमीना कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे एयरपोर्ट जाने दीजिए, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और इसकी सारी दवाइयाँ मेरी माँ के पास है। फिर ग्रुप का लीडर हाफिज अमीना को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, जब तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। अब अमीना के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है। अगले सीन में हम बख्शी को देखते हैं। वो पूरे तरीके से तैयार होकर फैजल को एक वैन में बिठाकर अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन अफगान काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर साकिब से मिलता है और उसको फैजल के गायब होने की पूरी जानकारी देता है। साकिब कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आईसिस के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। फिर मार्टिन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे लोगों ने जानबूझकर आईसिस के लोगों को आजाद किया ताकि वो लोग हमें अफगानिस्तान से भगा सकें और तुम आराम से उनकी परछाई में रहकर जिंदा बचे रहो। लेकिन तुम मेरी एक बात को याद रखना, तुम्हारे बहुत सारे लोग हमारी गिरफ्त में हैं और अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत बच जाएं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। फिर साकिब कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे आदमी को ढूंढने की कोशिश करूंगा और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी हम जियो को देखते हैं जो ऑफिसर जो के पास आकर कहता है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एयरपोर्ट के बाहर सभी इटालियन वीजा वाले लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा होने के लिए कहा है ताकि मैं उनको आसानी से पहचान सकूं। वो सभी यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और अब हमें उनको लेने के लिए जाना होगा। ये बात सुनकर ऑफिसर जो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुम 15 मिनट से ज्यादा लेट हो गए हो। अब जियो को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसको कुछ भी करके उन सभी लोगों को एयरपोर्ट पर लाना ही होगा। फिर वो फैसला करता है कि वो खुद भीड़ से होता हुआ अपने लोगों तक पहुंचेगा और फिर उनको एयरपोर्ट पर लेकर आएगा। वो जल्दी से भीड़ में कूदकर अपने लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। मेको भी उसकी हेल्प करने के लिए भीड़ में कूद जाता है। दूसरी तरफ गिल भी फोन पर अमेरिकन्स की हेल्प लेते हुए एयरपोर्ट की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस कार की डिग्गी में मोहम्मद को छुपाया गया था
उसी कार की डिग्गी के अंदर जहारा भी बैठी हुई थी। फिर मोहम्मद उसको पहचान लेता है, लेकिन वो दोनों आपस में बात करके अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। फिर कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब सभी बसें पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन तालिबान के कुछ लोग उनकी बस के सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते। फिर गिल कार से उतरकर तालिबान के लोगों को कहता है कि हमारे पास परमिशन है, तुम चाहो तो अपने सीनियर से पूछ सकते हो। फिर वो आदमी अपने सीनियर से बात करने लगता है। दूसरी तरफ जियो भी भीड़ से लड़ता हुआ अपने सभी लोगों को एयरपोर्ट तक ले जाता है। फिर उसकी इस हरकत पर जो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। अगले सीन में हम वेरा और उसके साथियों को देखते हैं। तालिबान की गोलीबारी की वजह से उनकी कार खराब हो गई थी और यही नहीं, उनका एक साथी हैंस भी गोलीबारी में घायल हो गया था। फिर वेरा उसको मरहम पट्टी करती है और फिर वो हसन के पास आकर उसकी परेशानी पूछती है। फिर हसन जवाब देता है कि मेरी ही वजह से मेरा एक साथी मारा गया, वो बाल बच्चों वाला था, अब उसकी फैमिली अकेली पड़ जाएगी। लेकिन वेरा उसको कहती है कि जो भी किस्मत में लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब हमें अपने आगे का रास्ता तय करना होगा। फिर हसन कहता है कि हम पहाड़ों के रास्ते एयरपोर्ट पर जाएंगे, उम्मीद है ये रास्ता हमारे लिए सेफ होगा। फिर सभी लोग अपना सामान उठाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अमीना इस वक्त हाफिज के घर पर थी और वो बार बार बस यही बोले जा रही थी कि तालिबान की वजह से पूरे अफगानिस्तान की हालत खराब हो गई है, अब यहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि हाफिज दिल का अच्छा इंसान है, वो अमीना की हर एक बात को समझ रहा था। फिर वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही बातचीत करते हैं। तभी जैसे ही नूर की तबीयत ठीक हो जाती है, हाफिज अमीना और नूर को लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ फैजल भी आईसिस के लोगों के साथ अपने मिशन की तरफ ही बढ़ रहा था। तभी रास्ते में तालिबान का एक चेक पॉइंट आ जाता है। फिर उनको देखकर आईसिस वाले झूठ बोल देते हैं कि हम लोग किसान हैं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद तालिबानी उनको जाने देते हैं, लेकिन उनके जाते ही तालिबान का एक आदमी साकिब को कॉल करता है, यानी कि वो साकिब के साथ मिला हुआ था। फिर साकिब मार्टिन को बताता है कि हमें तुम्हारा आदमी मिल चुका है। ये खबर मिलते ही मार्टिन फैजल को बचाने के लिए अल्फा टीम को भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम गिल को देखते हैं। तालिबान वाले अपने सीनियर से बात करने के बाद गिल को बताते हैं कि हमें बस में मौजूद हर एक शख्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे और यही हमें ऑर्डर मिला है, अगर सभी के डॉक्यूमेंट सही होंगे तो तुम लोग जा सकते हो। दूसरी तरफ अमीना और नूर भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाफिज ने उन दोनों को सेफली एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया था। फिर एयरपोर्ट से जाते वक्त हाफिज अमीना को मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम जब भी अफगानिस्तान में वापस आओ तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। फिर अमीना भी मुस्कुराते हुए हाफिज से दोबारा मिलने का वादा करती है और फिर दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले सीन में हम आईसिस के लोगों को देखते हैं जो फैजल को साथ लेकर फ्रेंच एम्बेसी के लोगों के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए थे। लेकिन जब वो वैन से उतरकर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो पीछे से अल्फा टीम वहां पर पहुंच जाती है और आईसिस के लोगों को मारकर फैजल को बचा लेती है। तभी गिल के तालिबानी गोलियों की आवाज सुनकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। फिर गिल भी जल्दी से एम्बेसी के सभी लोगों को बस में बिठाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। सुबह होते ही सभी लोग बिल्कुल सही सलामत एयरपोर्ट के फ्रेंच जोन में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत अमीना और नूर से होती है, जो कि एयरपोर्ट पर बाकी के लोगों के साथ बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर बाद अमीना नूर को छाया में बिठाकर कहती है कि मैं अपने पापा को कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। नूर कहती है आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, लेकिन अमीना कहती है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, इसलिए मुझे किसी और से ही फोन मांगना होगा जब तक मैं वापस न आ जाऊं। तुम यहाँ से हिलना मत। और इतना कहकर अमीना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन भी फैजल की हेल्प से आईसिस के अड्डे पर पहुंच जाता है और उस समय अल्फा टीम भी उन्हीं के साथ थी। थोड़ी देर में वो आईसिस के सभी लोगों को मारकर बख्शी को अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैको और जियो आपस में बातें कर रहे थे। मैको बताता है कि हमारे 2 प्लेन्स आज ही आने वाले हैं और फिर उसके बाद आखिरी प्लेन कल तक आ जाएगा। हमें इतने टाइम में सभी लोगों को यहाँ से निकालना होगा। ये बात सुनकर जियो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने कम टाइम में सभी इटली वीजा वाले लोगों को अफगानिस्तान से बाहर भेजना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी थी और वो थी कि जिन लोगों को जियो एयरपोर्ट के अंदर लेकर आया था उनमें से एक छोटा बच्चा
अपने मम्मी पापा से अलग हो गया था। अब जियो को उस लड़के के मम्मी पापा को भी ढूंढना था। फिर वो फौरन मेको को लेकर इस काम में जुट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम गिल को एम्बेसडर से बातें करते हुए देखते हैं। एम्बेसडर चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसको डर है कि जिस तालिबानी को तुम अपने साथ लेकर आए हो, अगर उसके बारे में अमेरिकन को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी तो मैं ये मामला संभाल लूंगा, लेकिन पेरिस जाने के बाद हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहले क्या मुसीबतें कम थी जो अब तुमने हमारे ऊपर और नई मुसीबत खड़ी कर दी। फिर वो बताता है कि ड्यूल सिटीजनशिप वाले 100 लोग हमारी एम्बेसी तक पहुंच गए हैं। वो सभी कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए थे, लेकिन तालिबान की वजह से वो लोग यहीं पर फंस गए और फिर फ्रांस वापस नहीं जा पाए। अब उनको भी हमें एयरपोर्ट पर लाना होगा। गिल कहता है कि हमारी एक बस बचे हुए लोगों को एम्बेसी लेने गई है, लेकिन वो बस 100 लोगों को नहीं ला पाएगी। उस बस को 2 राउंड लगाने पड़ेंगे, तभी वो सभी लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचा पाएगी। ये बात सुनकर एम्बेसडर कहता है ठीक है, मैं उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन से बात करता हूँ। दूसरी तरफ वेरा और उसके साथी एक गांव में पहुंच जाते हैं और तय करते हैं कि वो यहाँ के स्थानीय लोगों से हेल्प लेकर एयरपोर्ट पर जाएंगे, लेकिन गांव के लोग तालिबान के डर की वजह से उन सभी को गांव से निकल जाने के लिए कहते हैं। फिर जब वो सब वहां से जाने लगते हैं तो एक आदमी हसन से कहता है कि मेरा भाई भी आपकी तरह अफगान मिलिट्री के लिए ही काम करता था, इसलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा सकता हूं। ये बात सुनकर सभी लोग उस आदमी के साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हम बाकिर और जहारा को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट के अंदर थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको अमीना और फैजल के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। तभी बाकिर के पास एडविन आता है और कहता है कि सर, अगले 2 घंटे के अंदर हमारा प्लेन उड़ने वाला है, आप दोनों उसमें बैठकर यहाँ से चले जाइए। फिर बाकिर जवाब देता है कि मुझे मेरे बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिली, मैं उनके बिना अफगानिस्तान से बाहर कैसे जा सकता हूँ। फिर एडविन कहता है सर, आप यहाँ से चले जाइए, जैसे ही मुझे आपके बच्चों के बारे में खबर मिलेगी मैं उनको खुद एयरपोर्ट पर लेकर आऊंगा। आप लोग मेरी बात मानिए, यहाँ पर बैठकर वक्त जाया ना कीजिए, इसका कोई फायदा नहीं। फिर बाकिर और जहारा एडविन की बात मान लेते हैं। 2 घंटे बाद जब वो प्लेन की तरफ जा रहे थे तो बाकिर के पास अमीना का फोन आता है और वो कहती है कि पापा, मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। ये बात सुनकर बाकिर कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ। फिर अमीना बताती है कि मैं एयरपोर्ट के एबी गेट के पास एक लाल रंग के कंटेनर के पास खड़ी हूँ। फिर बाकिर कहता है कि मैं तुम्हें इसी नंबर पर फोन करूंगा, लेकिन अमीना कहती है कि पापा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए मैंने आपको किसी दूसरे के फोन से कॉल किया है, मैं आपको दोबारा फोन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने जो आपको जगह बताई है आप वहीं पर आ जाइए। फिर फोन काटने के बाद बाकिर जहारा को बताता है कि अमीना एयरपोर्ट के बाहर आ गई है, इसलिए तुम इस प्लेन में बैठकर चली जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अमीना को अपने साथ लेकर दूसरे प्लेन से आ जाऊंगा। जहारा को ना चाहते हुए भी बाकिर की ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसको अपनी बेटी की भी फिक्र थी। फिर जहारा को प्लेन में बिठाने के बाद बाकिर अमीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम गिल को देखते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा था। तभी एम्बेसडर उसके पास आता है और कहता है कि किसी ऑफिसर ने अमेरिकन को बता दिया है कि हम एक तालिबानी को अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर आए हैं। ये बात सुनकर गिल के होश उड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है कि आखिर ये काम किसने किया। फिर एम्बेसडर जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस हमें ये देखना है कि आखिर अमेरिकन इस पर किस तरीके से एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ मार्टिन फैजल को बताता है कि मैंने बख्शी से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे आईसिस से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी। फिर फैजल कहता है कि आप मुझे उससे बात करने दीजिए, मैं जानता हूं कि उसने जरूर एक और अटैक प्लान किया होगा। इतने में वहां पर एक और ऑफिसर आता है और बताता है कि सर, हमने बख्शी के फोन को हैक कर लिया है। फिर मार्टिन और फैजल जल्दी से उसके साथ जाते हैं। फिर वो ऑफिसर उनको बख्शी के फोन से मिली एक वीडियो दिखाता है, जिसमें आईसिस की टीम एयरपोर्ट पर अटैक करने के बारे में बात कर रही थी। फिर फैजल मार्टिन को कहता है कि आपको बख्शी से पूछताछ करके जल्दी से जल्दी इस अटैक की सारी जानकारी निकलवानी होगी। अगले सीन में हम तालिबान के लोगों को देखते हैं। वो एयरपोर्ट के बाहर बैठे सभी लोगों को भगा रहे थे, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि आईसिस वाले एयरपोर्ट पर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। और इसी भगदड़ में नूर भी कहीं गायब हो जाती है। फिर अमीना उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ जियो एक न्यूज रिपोर्टर के कैमरा की फुटेज का इस्तेमाल करके
उस लड़के के मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसको वो एयरपोर्ट के अंदर लेकर आया था। बच्चा बहुत ही ध्यान से उस वीडियो को देख रहा था, लेकिन उसको अपने मम्मी पापा दिखाई ही नहीं देते। तभी वहाँ पर मेको भी आ जाता है और वो जियो को बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस बच्चे के मम्मी पापा को ढूंढना होगा, क्योंकि अमेरिकन्स को पता चल गया है कि आईसिस वाले यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। इसलिए वो लोग एयरपोर्ट के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो बच्चे को भी वीडियो में अपने मम्मी पापा दिखाई दे जाते हैं। फिर जियो जल्दी से उस बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक अमेरिकन्स ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे, इसलिए अब वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। दूसरी तरफ मार्टिन अब भी बख्शी से पूछताछ कर रहा था। मार्टिन बताता है कि हमने तुम्हारे फोन को चेक किया है और उससे हमें पता चल गया है कि तुम एयरपोर्ट पर अटैक करने वाले हो, इसलिए अब तुम्हें मुझे उन सभी लोगों की जानकारी देनी होगी जो इस अटैक को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन बख्शी कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए मार्टिन उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी फैमिली को पाकिस्तान में भेज दिया है, लेकिन तुम ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊंगा। फिर मार्टिन अपने लैपटॉप में बख्शी को उसका पूरा परिवार दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरे टारगेट पर है। मेरे एक ऑर्डर देते ही एक मिसाइल लॉन्च होगी और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म। ये बात सुनकर बख्शी डर के मारे मार्टिन को सारी जानकारी देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ गिल एम्बेसडर से बात कर रहा था। वो एम्बेसडर को बताता है कि पिछली रात जो हादसा हुआ था उसकी वजह से तालिबानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, इसलिए उन्होंने शहर के हर एक चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। जो बस एम्बेसी के लोगों को लेकर आ रही थी उस बस को तालिबानियों ने यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रोक लिया है और अब बस के सभी लोग पैदल ही यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाकर उन सभी को सेफली यहाँ पर लाना होगा। लेकिन एम्बेसडर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिकन्स ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर गिल एम्बेसडर की बात को नजरअंदाज करके एयरपोर्ट के बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। ठीक उसी वक्त बाकिर भी अमीना को ढूंढने के लिए गिल के साथ एयरपोर्ट के बाहर आ जाता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर काफी देर तक उस भीड़ से लड़ने के बाद बाकिर उस लोकेशन पर पहुंच ही जाता है जहां पर अमीना ने उसको आने के लिए कहा था, लेकिन अमीना उसको वहां पर दिखाई ही नहीं देती क्योंकि तालिबानियों ने सभी लोगों को वहां से भगा दिया था। बाकिर को ये सब देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो अमीना को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ गिल भी उन सभी लोगों के पास पहुंच जाता है जो बस से पैदल चलकर आ रहे थे। कुछ लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए लोग रास्ते में ही थे, इसलिए गिल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होकर सबके आने का इंतजार करता है। अगले सीन में हम अमीना को देखते हैं जो काफी देर से नूर को ही ढूंढ रही थी और अंत में उसको नूर मिल जाती है और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि जल्दी ही बाकिर भी उसको ढूंढ लेता है। फिर वो सभी एक साथ मिलकर एयरपोर्ट के गेट की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरा और उसकी टीम गांव वाले आदमी की हेल्प से एक कार का इंतजाम कर लेते हैं और फिर वो उसमें बैठकर फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टिन और फैजल दोनों ही अल्फा टीम को साथ लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में बख्शी ने उनको बताया था। इसी लोकेशन पर वो सभी आईसिस वाले छुपे हुए थे जो एयरपोर्ट पर हमला करने का प्लान कर रहे थे। फिर मार्टिन अल्फा टीम को साथ लेकर अंदर जाता है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि सभी लोग पहले ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। फिर मार्टिन जल्दी से एयरपोर्ट की सभी टीमों को अलर्ट कर देता है कि आप लोग तुरंत एयरपोर्ट के दरवाजे बंद कर दीजिए। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि ना तो बाकिर और अमीना एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए थे और ना ही गिल। अब इनके साथ क्या होगा ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। 6th एपिसोड की शुरुआत गिल से होती है जो रात भर लोगों का इंतजार करके सभी को इकट्ठा करके एम्बेसी के गेट की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मार्टिन भी अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर होने वाले हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि अपना अपना सामान पैक कर लो, सिर्फ टैग टीम यहाँ पर रुकेगी, बाकी सभी कुछ देर बाद मेरे साथ एयरपोर्ट पर चलेंगे। दूसरी तरफ जियो और मेको इटली वीजा वाले सभी लोगों को एक साथ लेकर आखिरी प्लेन से दोहा जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सबसे पहले ये लोग दोहा जाएंगे और वहां पर जाने के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। फिर इनको इटली के लिए रवाना किया जाएगा। जियो ने उस बच्चे को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया जिसके मम्मी पापा को वो अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। इतने में गिल भी सभी लोगों को लेकर एम्बेसी गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन अमेरिकन्स किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। फिर गिल एडविन को फोन करता है कि मैं अपने सभी लोगों को लेकर एबी गेट के पास पहुंच गया हूं, लेकिन अमेरिकन्स मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे, इसलिए तुम बाहर आकर हम सबको अंदर ले जाओ। फोन काटने के बाद एडविन सीधा ऑफिसर जो के
पास जाता है और कहता है कि हमारा एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बचे हुए लोगों के साथ एबी गेट के पास पहुंच गया है, प्लीज उन्हें अंदर आने की परमिशन दो। लेकिन जो कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है, इसलिए अब कोई भी एबी गेट से अंदर नहीं आ पाएगा। अगर तुम चाहो तो उनको एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट की तरफ से आने के लिए कहो, शायद वहां से उनको एंट्री मिल जाए। फिर एडविन जल्दी से गिल को फोन लगाता है कि जो हमें एबी गेट से अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा, इसलिए तुम सभी लोगों को लेकर नॉर्थ गेट की तरफ जाओ। वहां का गेट खुला हुआ है, इसलिए तुम लोग वहां से एयरपोर्ट के अंदर आ जाना। फिर गिल सभी को कहता है कि हमें तुरंत नॉर्थ गेट की तरफ जाना होगा। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए वही आखिरी रास्ता है। फिर सभी लोग जल्दी जल्दी नॉर्थ गेट की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकीर भी अमीना और नूर को साथ लेकर भीड़ से लड़ता हुआ एबी गेट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसको बड़ा झटका लगने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वेरा भी अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी, लेकिन तालिबानियों के डर से वेरा हसन को कार से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है। फिर वो अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर से फोन करके अपने लिए हेल्प बुला लेती है, क्योंकि हैंस घायल था और उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी अंदर से कोई हेल्प नहीं आती, इसलिए वेरा फैसला करती है कि वो खुद ही एयरपोर्ट के अंदर चली जाएगी। कार से उतरने के बाद सभी लोग बचते बचाते एबी गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इनको भी गहरा झटका लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं बाकीर और अमीना भीड़ की वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर अमीना बाकीर को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो भीड़ से हटकर नूर के साथ ऊपर वाली जगह पर चली जाती है। तभी हम मार्टिन और उसकी टीम को देखते हैं। उनको अपने ड्रोन सिस्टम के जरिए एक आदमी दिख जाता है जो एक बैग पहनकर बहुत तेज स्पीड में भीड़ से होता हुआ एबी गेट की तरफ जा रहा था। फिर मार्टिन तुरंत जो को कांटेक्ट करके उस आदमी को शूट करने का ऑर्डर देता है जो एबी गेट की तरफ बढ़ रहा था, और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वही आईसिस का आदमी होगा। लेकिन इससे पहले कि जो और उसकी टीम कुछ कर पाते, एबी गेट के पास ब्लास्ट हो जाता है। फिर फैजल, मार्टिन और उसकी पूरी टीम ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ज़हारा दोहा पहुंच गई थी और वहां पहुंचते ही उसको भी ब्लास्ट की खबर मिल जाती है। फिर वो तुरंत बाकीर को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब उसको डर लगने लगा था कि कहीं बाकीर को ब्लास्ट में कुछ हो ना गया हो। तभी हम अमीना को देखते हैं जो धूल से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। फिर वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके खड़ी हो जाती है और फिर वो नूर को ढूंढने लगती है। अब खुशकिस्मती से नूर भी उस ब्लास्ट की वजह से बच गई थी, जिसके बाद अमीना बाकीर को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। फिर अमीना को लगता है कि शायद बाकीर वक्त रहते एबी गेट के अंदर घुस गया होगा, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से एबी गेट का दरवाजा खुल गया था। फिर अमीना नूर को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वेरा और उसकी टीम भी एबी गेट के जरिए एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी मार्टिन अपने साथियों को बताता है कि ब्लास्ट की वजह से हमारे 15 ऑफिसर और 200 से ज्यादा अफगानी सिविलियंस मारे गए। इस खबर से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम फैजल को देखते हैं जो मार्टिन को बिना बताए बख्शी के पास आ जाता है और उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने एयरपोर्ट पर और अटैक प्लान किए हैं। फिर बख्शी पागलों की तरह हंसने लगता है और कोई जवाब नहीं देता। इस बात पर फैजल को गुस्सा आ जाता है और वो बख्शी को बहुत बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देता है। फिर वो बख्शी को धमकी देता है कि तू चिंता मत कर, आगे चलकर मैं तेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगा। इतने में वहां पर मार्टिन भी आ जाता है। फिर वो फैजल को कहता है कि तुम चुपचाप इस कमरे से बाहर चले जाओ, इसको मैं देख लूंगा। अगले सीन में हम एडविन को देखते हैं जो एम्बेसडर के पास आकर कहता है कि सर, आपको अमेरिकन से बात करके नॉर्थ गेट को खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि गिल कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वहीं पर गया है। फिर एम्बेसडर एडविन को बताता है कि ब्लास्ट की वजह से अमेरिकन ने सभी चीजों पर हाई अलर्ट कर दिया है। अब वो किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। इस काम में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर एडविन को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वो गिल को फोन करके कहता है कि अब हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें उन लोगों को गेट के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन उनको अंदर लाने की परमिशन नहीं दे रहे। ये बात सुनकर गिल भी हैरान हो जाता है। फिर फोन काटने के बाद वो अपने साथ आए सभी लोगों को कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम लोग अब अंदर नहीं आ पाओगे। और इतना कहकर गिल उदास चेहरे के साथ खुद नॉर्थ गेट से अंदर चला जाता है।
अगले सीन में हम वेरा को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए जनरल बेयरहोफ से कहती है कि आपने हमारे लिए एयरपोर्ट के बाहर कोई भी हेल्प नहीं भेजी। हमने हसन को बचाकर कोई गुनाह नहीं किया। आप जानते भी हो कि अफगानिस्तान में रहने वाले कितने लोगों ने जर्मन इंटेलिजेंस की हेल्प की है, इसलिए उनको यहाँ पर छोड़कर जाना बहुत बुरी बात है। और इतना कहकर वेरा गुस्से में ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम गिल और एडविन को देखते हैं। गिल पूछता है कि क्या तुम्हें बाकिर के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि वो एबी गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। फिर एडविन जवाब देता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने उसको फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ था। अब अमेरिकन्स एबी गेट के बाहर मरने वाले लोगों की लिस्ट बना रहे हैं। अगर बाकिर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया होगा तो जल्दी ही हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ अमीना और नूर एक रूम के अंदर थोड़ा आराम कर रहे थे। तभी वहां पर वेरा आ जाती है। वो अमीना को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर अमीना जवाब देती है कि मैं पिछले 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए पैदल चलकर यहाँ पर पहुंची हूँ, इसलिए मुझे चक्कर आ गए और मैं जमीन पर गिर गई। फिर एक ऑफिसर मुझे यहाँ पर लेकर आया और उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। ये बात सुनकर वेरा पूछती है कि तुम दोनों के पास वीजा है क्या। फिर अमीना जवाब देती है नहीं, मेरे मम्मी पापा के पास फ्रांस का वीजा था, लेकिन हमारे पास नहीं है। क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हैं? फिर वेरा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं फ्रांस एम्बेसी से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, तब तक तुम दोनों कुछ खा लो। फिर थोड़ी देर बाद वेरा फिर से कमरे में आती है और अमीना को बताती है कि मैंने फ्रेंच एम्बेसी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि हमारा आखिरी प्लेन निकल चुका है, इसलिए तुम उनके साथ तो नहीं जा पाओगी, लेकिन तुम हमारे साथ बर्लिन चलो। वहां से तुम इजीली फ्रांस जा सकती हो और अपनी फैमिली को ढूंढ सकती हो। अमीना को ये प्लान सही लगता है, इसलिए वो वेरा के साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम मार्टिन और फैजल को देखते हैं। वो भी अपनी पूरी टीम को साथ लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। फिर मार्टिन फैजल से पूछता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली से बात की। फिर फैजल बताता है कि मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब तुम मुझे ये बताओ कि अमेरिका जाने के बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा। फिर मार्टिन जवाब देता है कि तुमसे बस थोड़ी बहुत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तुम आजाद हो। मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा, वो अमेरिका में तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा देगी। अगले सीन में हम बाकिर को देखते हैं, जो कि ब्लास्ट में जिंदा बच गया था। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अफगानिस्तान के उसी हॉस्पिटल में पाता है जहां पर अमीना काम किया करती थी। फिर खुद को हॉस्पिटल में देखकर बाकिर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी नहीं जा पाया। तभी हॉस्पिटल के अंदर उसकी मुलाकात गुलम से होती है। फिर वो बाकिर से अमीना के बारे में लेकिन बाकिर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो जहारा को फोन करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन देखता है कि उसका फोन टूटा हुआ है। फिर हॉस्पिटल से बाहर आकर वो अपने लिए एक नया फोन खरीदता है और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम गिल, एडविन और एम्बेसडर को देखते हैं। अब वो सभी फ्रांस पहुंच गए थे और अपने देश पहुंचकर उन सब के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। वहीं दूसरी तरफ बाकिर अपने घर पर आकर अमीना के नंबर पर वॉइस मैसेज करता है और कहता है कि मेरी बच्ची, मैं अब यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदा ने हमारी किस्मत में यही लिखा था। ऊपर वाले का लिखा हम बदल नहीं सकते, इसलिए मैं बस यही दुआ करता हूँ कि तुम लोग जहाँ पर भी हो अच्छे से रहो और खुश रहो। लास्ट सीन में हम देखते हैं अमीना और नूर वेरा के साथ बर्लिन के लिए निकल जाती है और फैजल मार्टिन के साथ प्लेन में बैठकर अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। जहारा भी दोहा से निकलकर फ्रांस पहुंच जाती है। अब बाकिर की पूरी फैमिली एक दूसरे से बिछड़ गई थी और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं जानता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से अच्छी सीरीज नहीं ला पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं आने वाले समय में आपको अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।